हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गौरव। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री का जो MJ3 पेपर है उसको अपने पढ़ेंगे। मेजर पेपर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा है। देखिए, गुप्त काल में कला, स्थापत्य कला, साहित्य और विकास का वर्णन करें। ठीक है, इसी को अथवा में भी जो गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। देखिए, इसका आंसर यहाँ से लिखना है हम लोग को। गुप्त काल में कला, स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य का विकास। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखना है, उसके बाद एक एक करके इसका वर्णन करना है। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसमें कला, स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ। इस काल में भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का भी समय है। इसे इन चारों क्षेत्र में विकास हुआ था। ठीक है, देखिए, जो भारतीय हम लोग का था उस टाइम, गुप्त काल जो था, गुप्त काल में इन चारों चीज़ का चेगा तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते थे, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण बोलते थे। ठीक है, इन चारों चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इससे इसको बोलते हैं भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण होगी उसको। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, साहित्य और स्थापत्य। ठीक है, साहित्य और स्थापत्य पढ़ते हैं। देखिए, गुप्त काल के स्थापत्य में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसमें मंदिर निर्माण को विशेष महत्व दिया गया। इस समय में के मंदिरों में शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस समय सबसे ज़्यादा विकास इसका हुआ वो क्या था, मंदिर निर्माण में। ठीक है, कला और साहित्य में, स्थापत्य में जो विकास था उसमें क्या था, मंदिर निर्माण में था। इस समय सबसे ज़्यादा शिल्प उत्कृष्ट यानी कि पत्थरों से बनने वाले मंदिर का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, अब इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे क्या देखें, मंदिर स्थापत्य। देखिए, गुप्त काल के मंदिरों में आमतौर पर शिखर यानी कि गुंबद होते थे और मंडप की रचना होती थी। मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से सिरमेरिक पत्थर और बलुआ पत्थर से होती थी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि गुंबद होते थे, उस टाइम जो मंदिर बने थे उसमें गुंबद या मंडप होते थे। देखिए, जब आप लोग मंदिरों में देखे होंगे कि इस तरह का एक डिजाइन बना हुआ होता है ना मंदिर में, उसको गुंबद या क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। इस तरह का डिजाइन जो ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं मंडप या गुंबद। ठीक है, इस तरह का वहाँ पर उस टाइम मंदिर बन रहे थे। इसका जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या है, ग्वालियर किला। ग्वालियर में जो MP में है उसका एक किला है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में स्थापत्य की बेजोड़ कला का प्रदर्शन मिलता है। वहाँ का जो मंदिर है उसका स्थापत्य का क्या हुआ, स्थापत्य का एक बेजोड़ कला का प्रदर्शन मिलता है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल दूसरा है, देखिए क्या, सांची का स्तूप। ठीक है, दूसरा क्या है, सांची स्तूप। यहाँ बौद्ध स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है और गुप्त काल में इनका पुनर्निर्माण हुआ है। देखिए, ये जो बना था ना, ये बनने का था, ये क्या कब बना था, अशोक के काल में, जब अशोक राजा था उस टाइम बना था। लेकिन जो अशोक काल में बना था, लेकिन गुप्त काल में इसका क्या होता, पुनर्निर्माण हुआ था। ठीक है, और इससे क्या होता, वो और ज़्यादा आकर्षित हो गया था। पुनर्निर्माण के बाद ये क्या हो गया था, और ज़्यादा आकर्षित हो गया था। ठीक है, आकर्षक बनाने के लिए किया गया था इसको। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए, इस युग में भगवान विष्णु, शिव और बुद्ध की मूर्तियां न केवल धार्मिक भावनाओं का चित्रण हुआ, बल्कि भावनात्मक गहराई और यथार्थवाद का समावेश हुआ। देखिए, इस टाइम जो हुआ था, ज़्यादा किसका मंदिर बना था, मतलब किसका मूर्ति बना था, भगवान विष्णु का बना था। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका, भगवान विष्णु का, शिव का और बौद्ध का बना था। इसमें क्या था कि मूर्तियों का जो बना था ये धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि इसका भावनाओं को गहराने के लिए किया था, क्या, भावनाओं की गहराई को दिखाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उस पर कहते हैं खजुराहो। यहाँ की मूर्तियों में मानव शरीर की भावत्व और विभिन्न मुद्राओं के दर्शन में द्वितीयता है। देखिए, उस टाइम जो खजुराहो के मंदिर बने हैं ना, जितने भी खजुराहो के मंदिर बने उसमें क्या, जितने मूर्ति मानव शरीर की सभी अंगों को दिखाया गया है, उसके अलग अलग मुद्राओं को दिखाया गया, मतलब जो बैठने का उठने का तरीका है ना उसको मुद्रा बोलते हैं, पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, नक्काशी एवं सजावट। नक्काशी का मतलब क्या, जो पत्थर को तराशा जाता है उसको सजावट मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, मंदिरों में की गई नक्काशी और सजावट ने धार्मिक अनुभव को भी समृद्ध किया। प्राकृतिक दृश्य से देवी देवताओं के प्रारंभिक कथाओं से दृश्य चित्रित किया गया था। जैसे उस टाइम जो बन रहा था ना मूर्ति, उसको कैसा बन रहा था, प्राकृतिक दृष्टि से बन रहा था। ठीक है, प्राकृतिक दृष्टि से बन रहा था। ठीक है, प्राकृतिक दृष्टि से बना था, देवी देवताओं को जो प्रारंभिक कथाओं से हम लोग पढ़ते हैं उसी हिसाब से उस टाइम बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, चित्रकला। चित्रकला में किस तरह से विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। गुप्त काल में चित्रकला का एक नया आयाम देखने के लिए को मिलता है, जिसमें भित्ति चित्र और लघु चित्र का विकास हुआ था। इसमें दो तरह का चित्र का विकास हुआ था। क्या, एक हुआ था भित्ति चित्र
ठीक है। एक बात है भित्ति चित्र और दूसरा क्या लघु चित्र। सबसे पहले एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भित्ति चित्र। अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्र इस काल की प्रमुख विशेषता है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए उस टाइम जो अजंता को गुफा में जितने भी मूर्ति जितने चित्र बने हैं ना, वो किससे बने हैं, भगवान बुद्ध में बना है, ठीक है। भगवान बुद्ध के जीवनी को दर्शाने के लिए बना है, और जो उनके जीवन को दर्शाता है, उनके अलग अलग चरणों को दर्शाता है, ठीक है। देखिए उनका विशेषता क्या है, रंगों का समृद्ध प्रयोग, जो अच्छे जो रंग का है यानी कि कलर का जो उसमें प्रयोग किया गया वो बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है। विशेषों का विविधता और भावनात्मक गहराई, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उस भावनाओं को गहराई को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, लघु चित्रण भी पढ़ना है, ठीक है। लघु चित्रण क्या पढ़ना है, लघु चित्रण, ठीक है। देखिए लघु चित्रण क्या है, गुप्त काल में लघु चित्र का भी विकास हुआ, जिसमें शिल्प कौशल और रंगों का अत्यधिक उपयोग किया गया। देखिए उस टाइम क्या हुआ, लघु चित्र का भी विकास हुआ, जिसमें क्या शिल्प यानी कि पत्थरों का और रंगों का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया। ये चित्र अक्सर धार्मिक ग्रंथों और शिल्प कृतियों का हिस्सा होते थे। ये जो चित्र बनाते थे ना, उसका किसका इससे संबंध किससे था, धार्मिक ग्रंथों का था, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों से लिया जाता था इस चीज़ को, ठीक है। इस एग्जाम्पल में दिया है विभिन्न शास्त्रों में पाए जाने वाले लघु चित्र, जैसे ठीक है अलग अलग जो हम लोग शास्त्र में लघु चित्र मिलता है ना, किसी भी शास्त्र में उसमें जितने भी लघु चित्र मिलते हैं वो क्या है, इसका उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। साहित्य यानी कि जो हम लोग लिखते हैं ना, कहानी या फिर कोई भी चीज़ किताब लिखते हैं उसको साहित्य बोलते हैं, ठीक है। जो किताब या कुछ भी लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, साहित्य बोलेंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहेंगे, साहित्य का स्वर्ण युग, यानी कि इस समय सबसे ज़्यादा क्या हुआ, साहित्य का विकास हुआ। साहित्य का विकास सबसे ज़्यादा इस टाइम हुआ था, ठीक है। संस्कृतिक भाषा के अनेक महान रचनाएं हुई। इस टाइम सबसे ज़्यादा रचना जो बनी थी वो संस्कृत में बने थे, ठीक है। उसी का देखिए अभी एक एक करके दिया होगा। सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, कालिदास का। कालिदास का कार्य इस काल का प्रमुख आकर्षक है, ठीक है। इनकी रचना में अभिज्ञ शकुंतलम, देखिए ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। ये तो याद कर रखिए, कालिदास की रचना क्या है, अभिज्ञ शकुंतलम, मेघदूत, ठीक है, और कुमार संभव, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव में हो सकती है। कालिदास की क्या था, उस टाइम की रचनाएं थी, ठीक है। विशेषता इनकी क्या थी, देखिए उनकी कविताओं में प्राकृतिक प्रेम और मानव भावना को गहराई से चित्रण हुआ है, ठीक है। वो उसका जो होता था ना उनका, यानी कि कालिदास की जो किताब होती है तो उसमें प्रकृति को दर्शाया जाता था, प्रेम को दर्शाया जाता था, और मानव के भावनाओं की गहराई को समझने के लिए उसका चित्रण किया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फिर और राइटर थे, ठीक है, साहित्य के लिए कौन सा, भास्कराचार्य, ठीक है। भास्कराचार्य क्या थे, ज्योतिष और गणित में, देखिए गणित और ज्योतिष पर उनके कार्य ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके ग्रंथों ने बाद की पीढ़ियों को प्रभावित किया। देखिए जो भास्कराचार्य थे ना, भास्कराचार्य की जो किताब उसका जो विकास वो मतलब किस क्षेत्र में विकास की, गणित और ज्योतिष में विकास किया। इससे क्या हुआ कि उसके बाद की पीढ़ी को भी क्या हुआ, भाव प्रभावित करते हैं। बाद की पीढ़ी यानी कि उनके बाद में जो उनको पढ़ेंगे उसकी किताब को, उसको भी क्या प्रभावित करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आया कौन, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का एक प्रमुख, देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। विष्णु शर्मा की किताब क्या है, पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने, ठीक है। जैसे शिक्षाप्रद ग्रंथों की रचना की है। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती है बल्कि नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। इसका जो पंचतंत्र है ना, ये केवल क्या मनोरंजन नहीं करती है और कहानियाँ नहीं लिखती बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती है, ठीक है। हम लोग को जो नैतिक शिक्षा होता है उससे इससे मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद अन्य कुछ रचनाएँ, ठीक है। अन्य कुछ रचना में भी देखते हैं क्या है, ये अन्य रचना, ठीक है। इस काल में बौद्ध और जैन साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। उस टाइम जो बौद्ध धर्म हुआ और जैन धर्म जो हुआ ना, बौद्ध और जैन धर्म, इनके साहित्य में भी क्या हुआ, विकास हुआ। जैन ग्रंथों में धर्म और नैतिक पर विशेष ध्यान दिया गया, नैतिकता पर, ठीक है। इस टाइम जो जैन धर्म बना था किसमें ज़्यादा ध्यान दिया, धर्म ने नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, और ग्रंथों पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। बस इसमें सभी हम लोग को एक एक कोई पार्ट पढ़ लिया। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखना है, गुप्त काल ने कला, साहित्य, चित्र और साहित्य के क्षेत्र में अधिक योगदान दिया है। यह न केवल भारतीय संस्कृति की धरोहर को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण था बल्कि उनसे विश्व के समक्ष भारतीय कला को, साहित्य की एक नई पहचान स्थापित किया। इस युग के तत्व आज भी भारतीय संस्कृति में जीवंत है और उसकी गूंज सदियों से सुनाई दे रही है। गुप्त काल की उपलब्धियों में
ने न केवल भारत के बल्कि संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और रुचि के बढ़ाया है। देखिए गुप्त काल में जितने भी चीज़ का विकास हुआ था उससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में क्या हुआ, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया था। ठीक है, यही इसका क्या है, निष्कर्ष में लिख देना है इसे। ठीक है, तो देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें और भी जो क्वेश्चन होंगे ना धीरे धीरे आते रहेंगे एक एक करके। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कब वीडियो आ रहा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के हम सभी डाल देंगे एक एक करके। ठीक है।